हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथोक्रेटिक में। तो आज मैं आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लेके आया हूँ। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी तैयारी सही चल रही है तो एक बार इन क्वेश्चंस को मेरे साथ करिए और चेक कीजिए कि आपका स्कोर क्या है। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं तो भी आराम से आपके समझ में आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। तो हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखिएगा, दिए गए विकल्पों में शब्दों की 3 जोड़ी समान रूप से संबंधित है और एक जोड़ी अलग से संबंधित है। उस जोड़ी को ज्ञात कीजिए जो अलग तरह से संबंधित है। आप देखिए ना, आपको यहाँ पे 4 जोड़ियाँ दी गई हैं, चीनी, मीठा, हिम, सफ़ेद, नींबू, पीला, पत्ती, हरा। तो इन चारों में से 3 जो जोड़ियाँ हैं वो एक ही तरह से संबंधित है और एक जोड़ी ऐसी है जो उनसे अलग है। तो वो जोड़ी हमें ढूंढनी है ना। देखिएगा, ध्यान से दीजिएगा इस पर। चीनी का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है, ठीक है। हिम का कलर कैसा होता है? सफ़ेद, मतलब जो बर्फ़ होती है सफ़ेद रंग की होती है। नींबू का कलर कैसा होता है? पीला होता है। और पत्ती का कलर कैसा होता है? हरा होता है। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, हिम सफ़ेद, नींबू पीला, पत्ती हरा, इन तीनों में क्या है, जो पहली वाली वस्तु है उसका कलर बाद में लिखा हुआ है, लेकिन इस वाले ऑप्शन में स्वाद लिखा हुआ है। देखिए, चीनी कैसे स्वाद की होती है? मीठे स्वाद की होती है। तो ये तीनों से अलग है, इसमें स्वाद लिखा है। अब देखते हैं अगले सवाल को। देखिए क्या है, दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से अलग है, ठीक है ना। पहला जो नंबर लिखा, पहला जो आपको आपके सामने वर्ड लिखा है वो लिखा है DBF, है ना। तो अगर आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को देखेंगे तो बी लिखा है ना, तो बी में आप 2 जोड़िए, बी में आप 2 जोड़िए, मतलब बी से आगे काउंट करिए, क्या आएगा? बी के बाद सी के बाद डी, तो आपको डी प्राप्त होगा, है ना। वैसे बी में आप 4 ऐड कीजिए, बी में आप 4 ऐड कीजिए, क्या होगा? देखिए, बी के बाद CDEF, ये मिल रहा है ना। बी में हमने क्या करा? 2 ऐड करा तो बाईं ओर का लेटर मिला, और 4 ऐड करा तो दाईं ओर का लेटर मिला, ठीक है। सिमिलरली ऐसे PNR में भी देखिए, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। PNR, देखिए बीच वाला जो लेटर है वो क्या है? N है। N में आप 2 जोड़िए, N में 2 जोड़िए, N के बाद क्या आएगा? O, फिर क्या आएगा? P, है ना। राइट को प्राप्त करने के लिए 4 जोड़िए, इसमें OPQR, R मिलेगा आपको, ठीक है। ऐसी JHL में भी देखिए, JHL में भी सेम कहानी रिपीट हो रही है। JHL, जो H है ना, H में 2 ऐड कीजिए तो J मिलेगा, और 4 ऐड कीजिए तो L मिलेगा, ठीक है। इसमें, इसमें और इसमें, इन तीनों में बिल्कुल सेम चीज़ हो रही है कि जो मिडिल वाला लेटर लिखा है उसमें +2 जोड़ने पे आगे का लेटर और +4 ऐड करने पे पीछे का लेटर आपको मिल रहा है। लेकिन जो TVX है इसमें कहानी ऐसी नहीं है, TVX में कहानी ऐसी नहीं है। करके देखते हैं, देखिए, माना V को लेते हैं, V में क्या जोड़ूं कि T बन जाए? V में क्या जोड़ूं कि T बन जाए? T तो भैया V से पहले आता है ना, V के बाद कहाँ आता है? तो इसका मतलब ये वाले ऑप्शन में वो चीज़ नहीं हो रही है जो बाकी के 3 ऑप्शन में हो रही है। तो ऑप्शन ख हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगले सवाल में क्या होता है। सवाल क्या है, दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से अलग है। 4 आपको शब्द दिए हुए हैं, इनमें से वो शब्द आपको छांटना है जो बाकी 3 से अलग है। पहला शब्द है बस, अगला है विमान, अगला है टैक्सी, अगला है रेलगाड़ी। अब एक चीज़ देखिए, बस चलती है ज़मीन में, ठीक है, टैक्सी चलती है ज़मीन में, और रेलगाड़ी भी चलती है ज़मीन में, लेकिन विमान ऐसी चीज़ है जो ज़मीन में नहीं बल्कि हवा में चलता है। तो ये बाकी 3 से क्या हो गया? अलग। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। अगला सवाल, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से संबंधित है। कहने का मतलब, देखो, वायु और उड़ना में वही संबंध होना चाहिए जो क्वेश्चन मार्क और तैरने में होना चाहिए, है ना। वायु और उड़ने में क्या संबंध है जो क्वेश्चन मार्क और तैरने में है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, वायु में उड़ना संभव होता है, वायु में उड़ना संभव होता है। तो कौन सी चीज़ ऐसी है जिसमें तैरना संभव होता है? वही हमारा राइट आंसर आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, पानी होगा। जिस प्रकार से वायु में उड़ते हैं उसी प्रकार से पानी में तैरते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? क वाला जो ऑप्शन है पानी, वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल क्या है, देखिएगा, यदि V को हम 44 और फैट को हम 54 लिखें तो लेट को हम कैसे लिखेंगे, कैसे उसको हम कोडिंग में लिखेंगे, है ना। तो इसके लिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम V को 44 लिख कैसे रहे हैं, V को हम 44 कैसे लिख रहे हैं। देखिए, आपको अगर इंग्लिश के लेटर सारे याद होंगे, अगर आपको उनके क्रम याद नहीं है तो उनको याद करने का एक तरीका होता है, इजोटी, EJOTY, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। और इसमें 5 का पहाड़ा लिख लीजिए, 5, 10, 15,
20, 25, ठीक है ना। तो इंग्लिश के जो आप वर्णमाला पढ़ते हैं, 5वें नंबर पे आपको ई मिलता है, 10वें नंबर पे आपको जे मिलता है, 15वें नंबर पे आपको ओ मिलता है, 20वें नंबर पे टी मिलता है और 25वें नंबर आपको वाई मिलता है। तो इससे आपको क्या रहता है कि कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर आपको बीच में से चूज करना है तो उसका नंबर आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको देखो वी का मान 44 इसने कैसे लिखा, देखो वैसे वी का जो क्रम होता है कितना होता है, टी के बाद क्या आता है यू, फिर आता है वी मतलब 22वां, टी के बाद आता है यू, फिर आता है वी मतलब 20 के बाद 21, फिर 22। तो वी का क्रम वैसे कितना होता है 22 होता है, लेकिन इसने यहाँ कितना लिखा है 44। तो 22 को 44 कब बना सकते हैं, जब उसका हमने क्या करा हो, दुगुना करा हो। इसका मतलब ये क्या कर रहा है कि इंग्लिश में जो उसका क्रम है लेटर्स में उसका दुगुना कर दे रहा है, ठीक है ना। अब देखते हैं जो फैट को 54 इसने कैसे लिखा है, फैट को उसने 54 लिखा कैसे, देखिएगा फैट में क्या है एफ आ रहा है ना, तो एफ का अगर आप क्रमांक देखेंगे इसके हिसाब से तो आपको एफ का क्रमांक मिलेगा 6, ओके। और ए का क्रमांक तो आप जानते हैं पहला लेटर होता है, और टी का आपको क्रमांक मिलेगा 20, ये वाला टी का क्रमांक आपको मिलेगा 20, ठीक है ना। तो फैट में एफ हो गया 6, ए हो गया 1 और टी हो गया 20। तो इन सबको हम जोड़ के देखते हैं एक बार, देखिए कितना हो जाएगा, 6 के 7 और 20 और 7 27, और 27 का दुगुना करेंगे तो कितना मिलेगा 54 मिलेगा। आ रहा है समझ में, जितना भी आपको प्राप्त हुआ योग उसका हमने क्या करा, दुगुना करा। पहले वाले में भी हमने ऐसे ही करा था, जो भी इसका क्रमांक था उसका हमने दुगुना कर दिया था, और दूसरे वाले में भी हमने क्या करा कि जितने लेटर्स हैं सारे लेटर्स के क्रमों को जोड़ा और उसका दुगुना कर दिया, तो हमें कोड प्राप्त हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, सेम चीज़ हमें लेट के साथ भी करनी होगी, जिससे कि हमें उसका कोड मिल जाएगा, जो कि इन 4 विकल्प में से एक आंसर होगा। चलिए फिर करते हैं लेट को। लेट में क्या क्या लेटर आ रहे हैं, एल आ रहा है, ए आ रहा है, टी आ रहा है और ई आ रहा है। तो एल का क्रमांक कितना होता है, इंग्लिश लेटर के हिसाब से होता है 12, ओके, होता है 1, टी का होता है 20 और ई का होता है 5। तो इन सबको हम जोड़ेंगे और उसका डबल कर देंगे, ठीक है। 12 + 1 + 20 + 5, तो इनको हम जोड़ेंगे तो हमें 38 मिलेगा। कितना मिलेगा 38। तो 38 का हम डबल करेंगे क्योंकि हर एक में हमने ऐसे ही करा है, तो 38 का हम डबल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 76, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। हमने क्या करा, जो भी लेटर्स लिखे थे उनके क्रम को डबल कर दिया, जो भी लेटर्स लिखे थे उनको ऐड करके जितना भी आ रहा है उसका डबल कर दिया। सेम चीज़ हमने लेट के साथ की, तो हमें कितना आंसर मिला 76। अगला सवाल है, बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा नंबर है जो अन्य से भिन्न है। आपके सामने 39 लिखा है, 27 लिखा है, 48 लिखा है, 42 लिखा है, 24 लिखा है। तो इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो बाकी नंबरों से भिन्न है, ये हमें देखना है, ठीक है। तो देखो, अगर आप सम विषम की बात बोलते हो, आपके दिमाग में आ रहा होगा सम विषम, तो ये सम है, ये सम है, ये सम है, देखिए विषम तो 2 है ना, तो बात बनेगी नहीं। अब बोलो कि 3 से कौन कौन किस किस में भाग जा रहा है, तो 9 और 3 12, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, 4 और 8 12, इसमें भी जा रहा है, 4 और 2 6, इसमें भी जा रहा है, 4 और 2 6, इसमें भी जा रहा है। तो ये लॉजिक भी काम नहीं करा, ठीक है। अब अगर आपको अंकों की, शब्दों की मतलब संख्याओं की पहचान होगी, तो वे 27 के बारे में कुछ जानकारी रखते होंगे कि जो 27 है ना, ये 3 का क्यूब है। ये 27 क्या है, 3 की घात 3, मतलब 3 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमें 27 मिलता है। लेकिन 39, 48, 42 या 24, इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो किसी संख्या का क्यूब हो, है ना। तो ये जो 27 नंबर आपको मिला, ये बाकी नंबर से भिन्न मिला क्योंकि किसी संख्या का क्यूब है। तो इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा 27 वो। अगला सवाल जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है, यदि प्लस का अर्थ इनटू हो जाए, माइनस का अर्थ डिवाइड हो जाए, डिवाइड का अर्थ प्लस हो जाए और इनटू का अर्थ माइनस हो जाए, तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा। ठीक है, आप लोगों ने करा क्या, देखिए हमने प्लस को क्या मान लिया, गुणा मान लिया, मतलब जोड़ को हमने गुणा मान लिया, और घटाने को हमने मान लिया भाग, और भाग को हमने मान लिया योग, और गुणा को हमने मान लिया माइनस। तो निम्न का मान क्या होगा। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनके परिवर्तित चिन्हों को पहले लिख लें। देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, माइनस लिखा है ना, लेकिन माइनस को अब हमने क्या बोल दिया, भाग बोल दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, भाग लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस लिखा है, लेकिन प्लस को हमने क्या बोल दिया है, गुणा बोल दिया था। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, नए चिन्ह में गुणा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन में डिवाइड लिखा है, लेकिन डिवाइड को तो हमने क्या बना दिया, प्लस बना दिया। तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा नए चिन्ह के हिसाब से। और यहाँ पे गुणा लिखा है, लेकिन गुणा को तो हमने क्या बना दिया, माइनस बना दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो नए चिन्ह के हिसाब से आपने चिन्ह लिखे हैं, इन्हीं के हिसाब से इस व्यंजक को सॉल्व करना है। तो मैं आपकी समझ के लिए एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिएगा क्या था, 540 था, उसके बाद नया चिन्ह क्या था, डिवाइड का था, फिर कितना लिखा था, 36 लिखा था, है ना। फिर नया चिन्ह क्या था, गुणा का था, फिर क्या लिखा था 12, फिर क्या लिखा था, प्लस का 75, ठीक है ना, प्लस का 75, और लास्ट में क्या लिखा था, माइनस का 55 लिखा था। तो ये हमारा नए चिन्ह के हिसाब से व्यंजक हो गया, जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने बॉडमास का रूल पढ़ा होगा, BODMAS,
बॉड मास के हिसाब से तो हम सॉल्व करते हैं अलग अलग चिन्हों को। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए आपको ब्रैकेट तो कहीं दिख नहीं रहा, ऑफ भी कहीं नहीं दिख रहा, आपको सबसे पहले डिवीजन मतलब भाग दिख रहा है। तो सबसे पहले ये वाले पार्ट को करोगे, भाग को। 36 से आप 540 को अगर भाग दोगे ना तो 15 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 15 बार कटेगा। ओके, फिर हम क्या करेंगे, 15 और 12 का करेंगे गुणा, क्योंकि डिवीजन के बाद क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन आता है। 15 और 12 का गुणा करोगे तो 15 और 12 का गुणा करने पे आपको प्राप्त होगा 180। ओके, 180 प्लस कितना है? 75 और माइनस कितना है? 55, है ना। अब आप क्या करोगे, इसके बाद जोड़ना घटाना किसी भी क्रम में आगे पीछे कर सकते हो। तो 75 में से अगर आप 55 घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको? 20 मिलेगा। उस 20 को आप 180 में जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा 200। 200 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा हमारा राइट आंसर? 200। लेकिन 200 हम देख रहे हैं कहीं भी विकल्प नहीं है, ना ये 200 है, ना ये 200 है, ना ये 200 है, ना ये 200 है। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल जब भी आप करते हैं आप अपने दिमाग में इस चीज़ को रखिए। सबसे पहले आप जो क्वेश्चन में आपको चिन्ह दिए हुए हैं उनको नए चिन्हों के हिसाब से लिख दीजिए और उस व्यंजक को लिख के नए चिन्हों के हिसाब से बॉड मास वाले रूल से उसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल देखिए, निम्नलिखित चार्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ताकि चार्ट पूर्ण हो जाए। देखिए प्रश्नवाचक संख्या कहाँ पे लिखी है? यहाँ पे लिखी है। इसका आपको मान निकालना है ना। तो इस टाइप के जो सवाल होते हैं तो या तो आपको दाएं से बाएं, बाएं से दाएं देखना होता है या फिर आपको ऊपर से नीचे देखना होता है ना। कोई ना कोई पैटर्न आपको इसमें मिलेगा। इसमें क्या पैटर्न है ध्यान दीजिएगा। देखिए 3, 6, 8 इन सबको जोड़िए जरा। 6 और 3 कितना हो गया? 9, 9 और 8 कितना हो गया? 17। ठीक है, तो इन तीनों लाइन में तीनों का योगफल कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। ऐसे ही अगला देखिए 5, 8, 4 इन सबको जोड़िए। 5 में 8 जोड़िए 13, 13 में 4 जोड़िए 17। बिल्कुल सेम चीज़ हो रही है पहली दो लाइन के साथ। इसका मतलब यही चीज़ तीसरी लाइन के साथ भी साथ होनी चाहिए। ओके, तो 7 और 4 कितना हो गया? 11। 11 में यहाँ पे मैं कोई ऐसी संख्या लिखूंगा जिसका योगफल मुझे 17 मिलना चाहिए। ठीक है, 4 और 7 कितना हो गया? 11 में। 11 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे 17 मिल जाए? 6। 11 में क्या जोड़ूंगा? 17 मिल जाए 6। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? 6, जो कि हमारा पहला विकल्प है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल देखिए क्या है। शोभा का मुख पूर्व दिशा की ओर था। ओके, शोभा का मुख पूर्व की दिशा की ओर था। वह 20 मीटर चलती है। बाईं ओर मुड़ने के बाद वह 15 मीटर चलती है। फिर दाईं ओर मुड़ने के बाद वह 25 मीटर चलती है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर और चलती है। तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? यह है दिशा वाले क्वेश्चन है ना। तो दिशा वाले क्वेश्चन आप तब करेंगे जब आपको दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए, है ना। आप जानते हैं यहाँ की ओर को होता है पूरब, राइट साइड को। ठीक है, उसके ठीक लेफ्ट में क्या होता है? पश्चिम। ऊपर को होता है उत्तर, है ना। और नीचे की ओर की जो दिशा होती है वो होती है दक्षिण। तो इस दिशा परिपाटी के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है ना। शोभा का मुंह कहाँ की ओर को था? पूरब की ओर को। ध्यान दीजिएगा, ये शोभा है, यहाँ की ओर को मुंह करके खड़ी है, यहाँ की ओर को मुंह करके। ओके, पूरब की ओर को मुंह करके, ये पूरब है, राइट साइड को मुंह करके खड़ी है। वह 20 मीटर चलती है। ये लीजिए, शोभा 20 मीटर चलेगी। सुबह 20 मीटर चली कहाँ की ओर को? पूरब की ओर को। उसके बाद उसने क्या करा? बाईं ओर को मुड़ी और 15 मीटर चली। तो अगर इसका मुंह यहाँ की ओर को होगा ना तो इसका बायां हाथ यहाँ की ओर को होगा। तो बाएं चल के कितना मीटर चलती है? 15 मीटर चलती है। तो बाईं ओर को घूम के उसने 15 मीटर की दूरी और तय कर ली और यहाँ पर पहुँच गई अभी वो। ठीक है, फिर क्या हुआ? दाईं ओर को मुड़ने के बाद 25 मीटर चलती है। इस पॉइंट से वो दाईं ओर को मुड़ी ऐसे। ओके, और कितनी दूरी उसने तय करी? यहाँ से 25 मीटर की दूरी उसने और तय कर दी और यहाँ पे पहुँच गई अभी। ठीक है, फिर क्या हुआ? अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। अंत में उसने क्या करा? यहाँ से उसने राइट टर्न लिया, ये ऐसे, और कितना चल गई वो? 15 मीटर चली। कितना चली? 15 मीटर। ध्यान दीजिएगा, 15 मीटर जितना ये है ना 15 मीटर उतना ही ये भी है, तो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ये लीजिए। ठीक है, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? शोभा ने चलना स्टार्ट किया यहाँ से। ओके, अभी वो पहुँच गई यहाँ पे। तो आपको बताना है कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर ये दूरी 25 है तो ये दूरी भी तो 25 होगी। अगर हम ठीक सामने इस दूरी को बढ़ा देते हैं आगे को, तो ये दूरी भी कितनी होगी? 25 होगी, क्योंकि आयत बनेगा ना। आयत बनेगा तो ये 25 है तो सामने वाली भुजा 25 हो जाएगी, ये 15 है तो सामने वाली भुजा भी 15 हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए, आपको बताना है कि इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी कितनी है। तो देखिए 20 ये है और 25 ये है, तो कुल मिला के कितनी हो जाएगी? 20 और 25 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 45 मीटर। कितना आ जाएगा? 45, मतलब 45 मीटर। इसका मतलब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से 45 मीटर की दूरी पर होगी, जो हमारा ऑप्शन नंबर लास्ट है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। शेर और मांस में क्या संबंध है, जो गाय और क्वेश्चन मार्क में भी है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, आपको शायद ये बहुत आसान है, आपको आ भी गया होगा। शेर क्या खाता है? मांस खाता है।
शेर क्या खाता है, मांस क्या खाता है। उसी प्रकार गाय क्या खाती है, विकल्पों में से देखिए, शेर क्या खाता है, मांस खाता है। उसी प्रकार से गाय क्या खाती है, घास खाती है। तो ऑप्शन नंबर बी घास हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। नमक, काली मिर्च, मिर्च, धनिया, जीरा। आपको 5 चीज़ें दी हैं, इन 5 में से एक चीज़ ऐसी है जो बाकी 4 से भिन्न है, बाकी 4 से अलग है, तो वो आपको निकालना है। देखिए, काली मिर्च हम घर में यूज़ करते हैं, ये एक मसाला होता है। मिर्च भी एक मसाला होता है, धनिया भी एक मसाला होता है, और जीरा भी एक मसाला होता है। लेकिन नमक कोई मसाला नहीं है, नमक मसाले के अंतर्गत नहीं आता है। इसका मतलब नमक जो है वो बाकी 4 से अलग है। बाकी 4 मसाले हैं लेकिन नमक मसाला नहीं है, तो नमक जो है वो इन सबसे भिन्न हो जाएगा। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल देखिए क्या है। नीचे दी गई अक्षर संख्या के युग्मों में से संख्याओं के ऐसे युग्म का चयन करें जिसके आधार पर यदि अक्षरों को व्यवस्थित किया जाए तो एक अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण हो सके। देखिए, आर का कोड कितना है, 1, ए का कोड कितना है, 2, 3, सी का कोड कितना है, 3, ई का कोड कितना है, 4, और टी का कोड कितना है, 5। अब आपको क्या करना है, आर ए सी ई टी, इनको यूज़ करते हुए आपने एक ऐसा शब्द बनाना है जिसका कोई ना कोई अर्थ इंग्लिश में होता हो, है ना, इंग्लिश में उसका कोई ना कोई अर्थ होता हो। ठीक है, तो आपने बनाया, सपोज आपने कहा यार रिएक्ट बना देता हूँ, आर ई ए सी टी। रिएक्ट माने जानते ही आप क्या होता है, प्रतिक्रिया देना होता है। आर यहाँ पे है, ए भी यहाँ पे है, ई भी यहाँ पर है, सी भी यहाँ पे है, टी भी, सारे के सारे वर्ड हम यहाँ पे, सारे के सारे लेटर्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब इसका कोड देखिएगा, आर का कोड कितना दिया है आपको, 1 दिया है। ठीक है, और ई का कोड आपको कितना दिया है, 4 दिया है। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में क्या आना चाहिए, 1,4, समथिंग आना चाहिए। लेकिन इन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें 1,4, समथिंग आ रहा हो, है ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन हम राइट आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा बन रहा है क्वेश्चन रिएक्ट, जो रिएक्ट हमारा अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है उसमें जो आर का कोड है 1 है, ई का कोड है 4 है, और ए का कोड कितना है, 2 है। तो मैं 1,4,2 ऐसा कुछ सीरीज आनी चाहिए, लेकिन 1,4,2 वाली सीरीज यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आज का आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या है। किसी कक्षा में राकेश का स्थान ऊपर से 9वां और नीचे से 38वां है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। मेरी बहुत सारी वीडियोस में मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे तरीके से कराया है। देखिए, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए, राकेश नाम का कोई लड़का है, एक लाइन में खड़ा है, ऊपर से उसका स्थान कितना है, 9वां, और नीचे से उसका स्थान कितना है, 38वां। तो आपको बताना है कि टोटल कितने बच्चे हैं उस लाइन में। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जितना स्थान इसका ऊपर से है और जितना स्थान उसका नीचे से है उन दोनों को जोड़ दीजिए। मतलब 9 और 38, इन दोनों को हमने क्या करना है, जोड़ देना है, और उसमें से एक कम कर दीजिए। हमेशा ऐसे करेंगे, जितना स्थान ऊपर से है और जितना स्थान नीचे से है उन दोनों को जोड़ दीजिए और उसमें से एक को घटा दीजिए लास्ट में। ठीक है, एक को लास्ट में घटा दीजिए। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं तो 38 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 47, और 47 में से अगर हम एक घटाएंगे तो कितना आएगा, 46, 46। इसका मतलब कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं जो पंक्ति में खड़े हैं, 46, ऑप्शन नंबर 3। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा, मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सारे के सारे सब अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। तो अगर आपने मेरे साथ साथ प्रैक्टिस की होगी तो एग्ज़ाम में पक्का आपको इसका फल मिलेगा, बहुत अच्छा फल मिलेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्जाम के लिए, और आपने लास्ट तक मेरा वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले टाइम पे मैं ऐसी और भी वीडियोस डालता रहूँगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन में ऑल को प्रेस कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।